हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं टीसीएस साइकिल, जो बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक टॉपिक है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम हुआ, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हुआ, कुछ फेलोशिप एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि सीएसआईआर, नेट जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, इन तमाम एग्ज़ाम्स। और जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से कुछ इनपुट मिल जाएगा। इन तमाम एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। और समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइएगा जो बच्चे लॉकडाउन के कारण जो स्कूल कॉलेज बंद है वहाँ जा नहीं पा रहे पढ़ने के लिए, तो यहाँ से कुछ सीख पाए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कंटेंट, यानी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको। कंटेंट की बात करें तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेज में चलता है उसको देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टीसीएस साइकिल के बारे में। फिर पढ़ेंगे टीसीएस साइकिल का ओवरव्यू, यानी इसमें पाथवे का ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। और लास्ट में लोकेशन देखेंगे कि टीसीएस साइकिल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो आप क्या पाएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसलिए कहा एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ होता है एनारोबिक, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन को करने के लिए। ये एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेज में मूव करता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, फिर यहाँ से टीसीए में जाएगा, फाइनली ईटीसी में जाएगा। क्योंकि और हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लेते हैं एनर्जी सोर्स। तो अगर ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस में स्टार्ट होता है तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए ईटीसी तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, जो एसिटाइल कोए जाएगा टीसीए साइकिल में। टीसीए में जीटीपी बनेगा, साथ में NADH बनेगा और साथ में FADH2 बनेगा। इस NADH FADH2 को लास्टली ईटीसी में भेजेंगे। यानी सब काम को करते हुए लास्ट में हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में खासकर यूकैरियोटिक सेल में जब चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो टोटल 38 एटीपी बन के तैयार हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो हमने क्या कहा कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें पायरुवेट जो बना ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, इसका ऑक्सीडेशन होकर के ब्रेकडाउन होगा, तो इससे वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में एनर्जी भी निकलता है। ये सेल के अंदर होता है, सेल में होता है, सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इसलिए कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में O2 को अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये O2 को लेगा, CO2 रिलीज करेगा आफ्टर ब्रेकिंग द आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में होता है। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आया, बाद में टीसी आया है। ठीक है, टीसी क्यों बाद में आया, क्योंकि टीसीएस आगे पढ़ाएंगे, ये एरोबिक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के इवोल्यूशन तक ऑक्सीजन आया ही नहीं था। क्योंकि जब साइनोबैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ, साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है। जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का इवोल्यूशन करेगा। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा तो इससे क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरा ऑक्सीजन आ गया। अब आपका टीसीएस, तब इसके बाद में टीसीएस साइकिल, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, तब इसके बाद में टीसीएस साइकिल आया और तब सारा का सारा कहानी स्टार्ट हो गया और सेलुलर रेस्पिरेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। तो आशा करता हूँ समझ पाए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर टीसीए होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्यूल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। इनको फ्यूल मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टूटने के बाद हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको फ्यूल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में
स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में कोई भी अगर इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है तो ये फाइनली टूट करके पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट से किस में जाएगा? एसिटाइल को ए में जाता है। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड जो आपका एसिटाइल ग्रुप का बनता हुआ है एसिटाइल कोए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, अब यहाँ एसिटाइल कोए बन गया। अब ये एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा? साइट्रिक एसिड में जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जब ये मॉलिक्यूल टूटे तो एसिटाइल कोए बना, साथ में एटीपी भी बना होगा और साथ में NADH बना। ठीक है, अब इस NADH को बाद में आप प्रोसेस पढ़ेंगे, शटलिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इस NADH को लोगों ने क्या किया, बाद में ये ETC में चला गया और यहाँ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के इससे और ज़्यादा ATP बनाया गया। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलिसिस में एसिटाइल कोए बन के तैयार हो गया तो इस एसिटाइल कोए को कहाँ भेजेंगे? साइट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। ये एसिटाइल कोए साइट्रिक एसिड में गया, वहाँ पर 8 स्टेप में एंजाइमेटिकली ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, साथ में एनर्जी रिलीज किया, जो एनर्जी TCA में GTP के फॉर्म में स्टोर हुआ, बाद में ATP में कन्वर्ट हो गया। साथ में यहाँ पर कुछ रिड्यूस्ड को एंजाइम बने, जैसे कि NADH बना, FADH2 बना। ठीक है, तो ये NADH और FADH2 जो एक रिड्यूस्ड को एंजाइम से, ये फाइनली कहाँ चले गए? ETC में गए, क्योंकि अभी भी NADH और FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है इसमें अभी भी कुछ एनर्जी स्टोर है। जब ये रिड्यूस्ड को एंजाइम ETC में जाएंगे तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, जिसकी मदद से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करा करके हम क्या करें, यहाँ पर हम ADP में PI जोड़ करके ATP बना देंगे। तो फाइनली हमें सबके सब ATP में कन्वर्ट हो गया, तो 38 ATP बनता है यूकैरियोटिक सेल में। आशा करता हूँ अब समझ पाएंगे। ETC पर भी एक लेक्चर लाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल यहाँ ओवरव्यू देख लीजिए कि ETC में क्या हो रहा है। ऑक्सीडेटिव क्यों बोला? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। किसका? NADH FADH2 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अब उस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एनर्जी को यूज करके हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP में ऐड करके ATP बनाए, इसलिए नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं TCA साइकिल के बारे में। ये TCA साइकिल 8 स्टेप में चलता है, इसलिए 8 स्टेप 8 एंजाइम से कंट्रोल होता है। इसका नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि जो पहला जो प्रोडक्ट बनता है TCA साइकिल में वह है सीट्रेट, और ये सीट्रेट जो आपका है, ये सीट्रेट आपका, इसका जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आप तो इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें 3 क्या है, इसमें देखा जाए तो आपका 3 COH मॉलिक्यूल्स है। इसमें 3 COH मॉलिक्यूल्स है, एक CO यहाँ है, दूसरा CO यहाँ है, तीसरा CO यहाँ पर है। ये तीनों क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसलिए कहा गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये कॉमन पाथवे है जहां पर सभी फ्यूल मॉलिक्यूल्स का, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो या कार्बोहाइड्रेट हो, इन सभी फ्यूल मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ऑक्सीडाइज होने के बाद इनका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो फाइनली इसी TCA साइकिल में जाकर के मर्ज कर जाते हैं, इसलिए कहते हैं दिस इज द कॉमन फाइनल पाथवे। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होकर के इसमें इंटर करते हैं, एसिटाइल कोए के फॉर्म में TCA में इंटर करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि TCA साइकिल के इंटरमीडिएट में जाकर के इंटर कर जाते हैं, जैसे कि सक्सिनेट इंटरमीडिएट है, मैलेट इंटरमीडिएट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट इंटरमीडिएट है, आइसोसीटेट इंटरमीडिएट है। इन सभी इंटरमीडिएट में कुछ बायोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट होकर के तब TCA में इंटर करते हैं। कुछ लोग एसिटाइल कोए के फॉर्म में ही TCA में इंटर कर जाते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ये जो स्टाइल कोई ये कहाँ से बना था? ये स्टाइल कोई आपका बना था पायरुवेट से बना था, पायरुवेट से बना था। और पायरुवेट कहाँ बना? ग्लूकोज के टूटने से बना। कहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ पर अब आपका जो TCA साइकिल है ये स्ट्रिक्टली एरोब्स है, क्योंकि TCA साइकिल
इनडायरेक्टली मोलिकुलर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है। ये मोलिकुलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो चूंकि उस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एक फोर्स है, वह एक इंड्यूसिंग फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स के कारण ये TCA NADH FADH का ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन वहां से भेज रहा है ETC में, मतलब कि NADH FADH जो ETC में जा रहा है, वहां उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहां ऑक्सीडेशन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ऑक्सीजन पे जाकर के ऐड हो जा रहा है, यहाँ से वाटर बन रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली एरोब्स है। आपका ग्लाइकोलिसिस एरोबिक नेचर में भी है और एनारोबिक नेचर में भी पाया जाता है। ठीक है, एनारोबिक में क्या है कि जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट करके जब पायरुवेट बनता है, ये पायरुवेट बाद में लैक्टिक एसिड पाथवे में जा सकता है, इथेनॉल पाथवे में जा सकता है, जो कि एनारोबिक पाथवे है। इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको आगे का यहीं पर समझ लेते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पाथवे में कैटाबोलिक रिएक्शंस भी हो रहा है और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहा है। कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों हो रहा है, समझिए इस बात को। ये आपका TCA साइकिल चल रहा है, आप मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे स्टेप बहुत सारे इंटरमीडिएट नंबर 1, इंटरमीडिएट नंबर 2, 3, 4 और 5। यहाँ क्या हो रहा है, TCA साइकिल का जब इंटरमीडिएट दूसरे साइकिल में यूज किया जा रहा है बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, मतलब इस इंटरमीडिएट को मैंने यहाँ से निकाल लिया और ले जाकर दूसरे साइकिल में कुछ और बायोमोलिक्यूल बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैं कैटाप्लोरिक रिएक्शंस कहते हो कि यहाँ से हटा रहे हैं। अब हटा रहे हैं, अब एक प्रोसेस और होता है जहां पर अदर कोई दूसरे, मान लीजिए पाथवे चल रहा है A, इस पाथवे का कुछ मॉलिक्यूल्स बना B, इस B से हम TCA साइकिल के इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, फिर से बनाते हैं। यानी ये TCA साइकिल बहुत सारे इंटरमीडिएट दिया, इस इंटरमीडिएट को इस्तेमाल करके आप दूसरे पाथवे में दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को बना सकते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे पाथवे से कुछ इंटरमीडिएट निकल के आएंगे, वे इंटरमीडिएट इस TCA साइकिल के इंटरमीडिएट को रीजनरेट कर देंगे, इसलिए उसको कहते हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस भी हो रही है, और कैटाप्लेरोटिक रिएक्शंस भी हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। यानी ये कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों को ये सपोर्ट करता है। आशा करता हूँ समझ पाएंगे। आगे जब पढ़ाएंगे आपको दूसरे पार्ट में एम्फीबोलिक पाथवे, उसमें बता देंगे कौन कौन से ऐसे पाथवे हैं जो इसको करता है। अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ TCA साइकिल। TCA का जब पाथवे, इसका ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब आपका ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है तो बनता है पायरुवेट। ये पायरुवेट जाएगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां मैट्रिक्स में ये पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक NADH बनता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की हम यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में क्या करेगा, सीट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में कोएंजाइम में यहाँ रिलीज कर देगा और एक प्रोटॉन को भी रिलीज करता है। ये जो रिएक्शन से ये कैटालाइज होते हैं सीट्रेट सिंथेज के थ्रू। ठीक है, स्टेप 2 की बात कीजिए। स्टेप 2 दो पार्ट में चलता है। पहले पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो सीट्रेट निकला, ये सीट्रेट पहले सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट है सिस एकोनिटेट में और वाटर निकल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, ये सिस एकोनिटेट फिर से वाटर ऐड करेगा और अब बनाएगा आइसोसीट्रेट बना देगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ पा रहे हैं। इसको कैटालाइज, इस दोनों पार्ट को कैटालाइज करता है एकोनिटेज एंजाइम। तीसरा स्टेप में क्या है, ये आइसोसीट्रेट NAD के प्रेजेंस में क्या करेगा, अल्फा कीटोगुल्टारेट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और NADH बनाएगा। आप देख रहे हैं NADH बन रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, और CO2 बन रहा है, यानी इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसलिए इस स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को कराने के लिए जो हमारे पास एंजाइम था, उसका नाम था आइसोसीट्रेट
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ छूट गया है, लिख लीजिएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पर आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर देता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। चौथा स्टेप में क्या होगा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट अगेन NAD लेगा, COA लेगा और क्या बनाएगा, सक्सिनिल कोए बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और NADH रिलीज हो रहा है। अब देखिए CO2 बना यानी डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, NADH बना यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी किसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ है तब ये रिड्यूस हुआ है, यानी दिस पाथवे दिस स्टेप इज अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसको कैटालाइज किया गया अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के थ्रू किया गया। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सक्सिनिल कोए जो स्टेप नंबर 4 में बना था, इस पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, साथ में GDP आएगा। GDP काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। GDP आता है तो क्या बनाएगा, सक्सिनेट बनाएगा, कोए बनाएगा और GTP बनाएगा। बाद में ये GTP कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें एंजाइम काम करता है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है, याद रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट इज बिहेविंग एज अ डोनर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट फॉर्मेशन ऑफ GTP। यहां पर ये सबस्ट्रेट है जिसको इस्तेमाल करके ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे रहा है ताकि हम GTP बना पाए, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहाँ ये जो सक्सिनेट बना, ये सक्सिनेट स्टेप में 6 में गया, इस सक्सिनेट पर FAD काम किया, यहाँ से बना फ्यूमरेट और FADH2 बना। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस FADH2 इज नॉट फ्री, दिस इज एंजाइम बाउंड FADH2, क्योंकि यही एंजाइम बाउंड FADH2 डायरेक्टली ETC में चला जाता है। यहाँ एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इसके बारे में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, जो हम बोल रहे लिख लीजिएगा, थोड़ा हैंडराइटिंग में खराब है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, ये पूछता है पेपर में कभी कभी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से ये बाउंड रहता है, ये एंजाइम पेपर में आ भी सकता है डायरेक्टली। 7वां स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्यूमरेट बना है स्टेप नंबर 6 में, ये वाटर के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंजाइम है फ्यूमरेज एंजाइम। और फाइनली ये जो मैलेट बना, इसका एल मैलेट इज आइसोमर, ये एल मैलेट ही ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, सॉरी, ये एल मैलेट ही ऑक्सैलोएसिटेट में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे और NADH बनेगा। इसको रीजनरेशन पाथवे भी कहते हैं और इसको कैटालाइज किया जाता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू कैटालाइज किया जाता है। आशा करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। जो मैंने बातें आपको बोला वे सभी बातें इस ओवरव्यू डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, बाकी सब देख रहे हैं, बाकी सब में क्या है, बाकी सब में डबल एरो है, इसलिए ये सभी रिवर्सिबल पाथवे है। लेकिन ये 3 पाथवे क्या है, इरिवर्सिबल पाथवे है। और इसका इंपॉर्टेंस है, अगर आपको याद आ रहा हो, जो मैंने पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस में, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बताया था कि जो पाथवे, जो स्टेप इरिवर्सिबल होता है, सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये रेगुलेटिंग पॉइंट है TCA साइकिल का, याद रखिएगा। इस स्टेप पर यहाँ पर क्या NADH बन रहा है, 3 NADH यहाँ बना, एक FADH यहाँ बना, एक GTP बना, एक CO2 यहाँ बना, दूसरा CO2 यहाँ बना। ये सब याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक TCA साइकिल में कितना CO2 बन रहा है, कितना FADH2 बन रहा है, कितना NADH बन रहा है, कितना वाटर निकला, ये सब पूछा जाता है। तो आगे जब इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात करें, मैं ऑलरेडी आपको लोकेशन बता चुका हूँ कि यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रियन में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रियन एक क्या है आपका, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप एंजॉय किए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इसमें समस्या आ रहा हो, कुछ बात समझ में अगर नहीं आया हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना समय निकाल कर इस लेक्चर को सुनने के लिए। और गाइज अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए। धन्यवाद।